तीसरे चैप्टर डायनामिक्स इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डेफिनेशन मैं करवाने लगा हूँ। तो पहले इसका टॉपिक जो है ना फोर्स। तो ये फोर्स की तारीफ है, इसके ऊपर मैंने निशान लगा दे, यानी कि फोर्स एक आम तस्वर जो हरकत लेती है, ये यानी कि यहाँ तक उठूगी। और एक ये भी इसका रखना है, फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी मुंतकिल करती है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी जवाब बन सकता है कि फोर्स हरकत में क्या करती है, रोकती है, उसकी अद्दी कीमत या सिमत तब्दील करती है और एनर्जी मुंतकिल करती है। ये पहले सवाल का भी जवाब है जो मश्की मुख्तसर सवालात है। इसके आगे फोर्सेस की अकसाम है। फोर्स की बड़ी दो किस्में कौन सी, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो जिसमें दो इसाम के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जैसे पहिया जो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो इसकी मिसालें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसालें, ये फ्रिक्शन भी उसकी मिसाल है, ये घसीटना, उछाल, यानी कि ये सारी उसकी मिसालें दे सकते हैं। आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है ना, ये अहम अहम नुकात में से याद करें तो बहुत ज़्यादा है ये, यानी कि मैं सिर्फ इतना लिखो है जो आपस में बगैर छुए यानी कि एक दूसरे पर अमल करती हैं। दो इसाम के दरमियान नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उस फोर्स में जो इन दोनों को छुए बगैर अमल करे। बस इतनी सी बात। आगे इसकी किस्में जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अब इधर से भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि बाम कशी की जो मास रखने वाली तमाम अशिया, ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है, यानी कि यहाँ तक इसका जवाब है। लेकिन ये आगे जो है ना, ये कहाँ से ली गई, न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून, इसकी ये इक्वेशन का कभी सवाल आ सकते हैं। और इसमें खास तौर पर जी जो है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी कीमत बालूकात ये पूछ सकता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के पर केजी के। इसके आगे ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दूसरी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस एक ही लाइन जिसमें चार्ज। तीसरी मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट्स पर और मैग्नेट मटेरियल में से निकल को बॉइल पर लगाता है। और चौथी कौन सी, ताकतवर और कमजोर, ये एटम के अंदर होती है, लेकिन ये भी जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर होते हैं, तो लेकिन वो एक दूसरे को कशिश में रखते हैं लेकिन छुए बगैर होते हैं। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब न्यूटन की कवानीनी हरकत, न्यूटन का पहला कानूनी हरकत, इसकी ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, यानी कि ये बुक पेज नंबर 57 में, बस ये मैंने निशान लगा दिए। लेकिन एक और भी इसमें से आ सकता है कि न्यूटन के पहले कानूनी हरकत से फोर्स की तारीफ, यानी कि फोर्स की तारीफ वैसे वो भी है कि वो हरकत देती है या सिमत तब्दील करती है, लेकिन ये भी फोर्स की तारीफ पहले का फोर एक ऐसी अमल जो किसी जिस्म की रेस्ट किया जाए या अक्सर तब हरकत की तब्दील करते ही करने की कोशिश करती है। यानी कि ये फोर्स की तारीफ अगर वो कानूनी हरकत की वजह से कहे, पहले कानून। अब इनर्शिया की ये तारीफ मैंने निशान लगा दिया किसी जिस्म को जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट किया लगी यकसम वेलोसिटी को बरकरार, इसका इनर्शिया का कानून, इनर्शिया कहलाता। अब ये कुछ छोटा सा बात का क्वेश्चन ले जाता कि पहले न्यूटन के पहले कानूनी हरकत को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं या इनर्शिया क्यों कहते हैं, तो उसमें इनर्शिया के किरदार की वजह से इसको बाद इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। अब न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत, ये जो है ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, डेफिनेशन अगर करेंगे तो सिर्फ शॉर्ट में, लेकिन अगर इसकी इक्वेशन प्रूव करेंगे तो वो लॉन्ग में आएगा। अब ये इसकी डेफिनेशन ये 2 लाइनों में, यानी कि जब एक हासिल फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो वो इस फोर्स की सिमत में एक्सीलरेशन पैदा करके एक्सीलरेशन की अद्दी कीमत फोर्स की अद्दी कीमत के रास मुतनासिब और जिस्म के मास के बिलअक्स या माकूस मुतनासिब होती है। तो हिसाबी तरीके से इसे लिखेंगे तो ये F ऐसे लिखते जाएंगे। अब ये भी लिखना है कि अगर ऐसे यानी कि यहाँ तक ये मसावत बन जाएंगे नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट F/m, तो इन सब की वैल्यू अगर 1 में रखे तो K की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो A इक्वल टू कांस्टेंट की बजाय इक्वल टू 1 करा से F/m, m इधर मल्टीप्लाई F इक्वल टू m में, यहाँ तक प्रूव करना है। अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन की डेफिनेशन यहाँ से उसने अखज़ किया F इक्वल टू m में से। m का मतलब 1 किलोग्राम मास वाले जिम और A का मतलब 1 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन पैदा करते, तो वो फोर्स। और ये MCQs में आ सकता है कि 1 न्यूटन किसकी इक्वल है, 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs में आ सकता है। आगे न्यूटन का तीसरा कानूनी हरकत है, वो सिर्फ इतना से याद करना है कि हमेशा हर अमल का उसका बराबर और मुखालिफ सिमत में एक रद्द अमल होता है। इसकी ये जो है ना बाज़ का एग्जाम्पल भी कह देता है। तो ये हमने एक ब्लॉक जो मेल पर पड़ा हुआ है, तो ये जितना ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं यानी कि रिएक्शन, उतना ही नीचे वेट, तो ये दोनों इक्वल और मुखालिफ है। ये मास और वजन वाला वेरी इंपॉर्टेंट, बाज़ का में फ़र्क आ जाता है, बाज़ को किसकी तरह, ये भी सिर्फ इतनी सी तरह भी काफ़ी है, ये किस चीज़ में
मादे की मिकदार मास की, यानी कि ये किसकी डेफिनेशन है, मास की। आसान तरीफ ये है कि इस चीज में मादे की मिकदार। दूसरी ये भी उसने ये असल में इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा जो कानून हरकत है उससे भी अखज की है। मास की चीज के वो जो ये थे इनके कौन सी कि किसी फोर्स के लगाने से जिसम में कितना, ये दूसरे कानूनी हरकत से असल ये इतनी छोटी भी कर लें तो ये भी काफ़ी है। अब आगे जो है मास और वज़न, ये वज़न की तारीफ मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना ये भी आ सकता है कि यानी कि वज़न की जिस्म का वज़न उस फोर्स के बराबर होता है जिससे ज़मीन उस जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। ये वज़न की इतनी सारी तरह, लेकिन जब क्वेश्चन है ना मास और वज़न में फ़र्क, तो ये ऐसे लाइन लगा के दो खाने बनाने, ये मास एक स्केलर मिकदार है और वज़न एक वेक्टर मिकदार है, उसके मुकाबिल पर लिख देने। इस तरह ये हर जगह एक ही जितना रहता है मास जो है, लेकिन किसी चीज़ का वज़न मुख्तलिफ हो सकता है। आगे मास आम तरह से मालूम किया जा सकता है, वज़न जो है स्प्रिंग बैलेंस है। और चौथा इसका मास का यूनिट केजी किलोग्राम है और वज़न का यूनिट न्यूटन है। तो ये मास और वज़न में फ़र्क है, तो 1 2 3 4 फ़र्क आपने बताने। और पांचवा फ़र्क कौन सा हो जाएगा, उनकी डेफिनेशन ये है कि ये वज़न की और दूसरी मास की मादे की मिकदार। अब एक और छोटा सा सवाल यहाँ से आ सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये लाइन इतनी जो मैंने लगाई है ना ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन शॉर्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत, ये इतनी सारी ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत फोर्स की वो मिकदार जो यूनिट मास पर अमल करती है। और इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत इसकी कीमत कितनी होती है, 10 न्यूटन फी किलोग्राम। ये कई दफ़ा इम्तिहान में है, ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत और उसका यूनिट। ये फ्रिक्शन की तारीख जो है ना अहम नुकात में से याद करनी है, यानी कि ये फ्रिक्शन की बिल्कुल आसान सी तारीफ। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो एक सतह की दूसरी पर हरकत के खिलाफ मज़ाहमत करती है, यानी कि बिल्कुल इजी तारीफ यहाँ पर अहम नुकात में से। आगे फ्रिक्शन जो है उसकी किस्म होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये तारीफ मैंने निशान लगाया दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को स्लाइडिंग। इसकी भी आगे दो किस्में, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की तारीफ भी हमने इधर से करनी है अहम नुकात में से। हरकत शुरू होने से पहले दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन स्टैटिक और हरकत के दौरान जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके आगे जो है वो आती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की तारीफ इधर भी है, जब कोई शय किसी सतह पर लुढ़कती है यानी कि गोल, तो उस पर अमल करने वाली फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और इसके अलावा यहाँ पर भी अच्छी तारीफ लिखी हुई, जब कोई चीज़ पहियों की मदद से तो इस सूरत में फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक सवाल जो है ना, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। एक तो ये है ना रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितनी कम होती है, 100 गुना तक कम हो सकती है, यानी कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और दूसरी बात ये कम क्यों होती है कि क्योंकि पहिए और सतह जिस पर लड़ते हैं दरमियान बाम घिसने की हरकत नहीं होती, पहिया सिर्फ एक नुक्ते पर सतह को छूता है, घिसता नहीं, यानी कि उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। इसके बाद ये भी आ सकता है फ्रिक्शन कम करने के तरीके, ये मैंने निशान लगा दिए। एक तो रगड़ वाले जो पुर्जे उनको पॉलिश करके ज़्यादा मुलायम बनाए, दूसरा मशीनरी के पुर्जों के दरमियान तेल, और तीसरा स्लाइडिंग की जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है इसलिए मशीनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करके। और चौथा जो है सवारी की वो बड़ी बसें वगैरह होती हैं या गाड़ियाँ, सवारी की बॉडी स्ट्रीमलाइन या तिरछी या नोकदार ताकि हवा या पानी की मज़ाहमत कम हो। तो ये चार तरीके होते हैं फ्रिक्शन कम करने के। ये टर्मिनल वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जो है अहम नुकात में से सबसे अच्छी लिखी हुई यहाँ पर। ये किसी गिरते हुए जब जिस्म पर जब ऊपर की तरफ हवा के मज़ाहमती फोर्स नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटी की फोर्स के बराबर होकर उसे ज़ैल करके तो जिस्म एक महफूज यकसम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये इसकी मिसाल ये वाली देनी, एक छाता बरदार जो है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है। ये तीसरा सवाल जो है मोमेंटम की तारीफ और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोमेंटम और फोर्स में ताल्लुक भी ये हो सकता है क्योंकि वो भी F बराबर m में होता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो है ना मोमेंटम और इम्पल्स, यानी कि ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा न्यूटन का दूसरा। तो ये पहले मोमेंटम की तारीफ कर देनी है, हरकत करते हो किसी चीज़ का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी क्या हासिल सर। अब मोमेंटम के बारे में ये उसका यूनिट बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, सिर्फ एमसीक्यू में किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड भी होता है। अब जब इसको आगे
इम्पल्स या उसको न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक करना है, तो फिर हमने ऐसे जब एक बाल को बल्ले से हिट किया जाए तो सपोज उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी हिट लगने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ है, तो फिर ये वक्त के दौरान एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, इसलिए डेल्टा वी होगा डेल्टा टी वी एम एन बी वी बटा टी। अब न्यूटन का दूसरा कानून हरकत क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये ए की बजाय हमने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लेके लेना है। अब ये जो डेल्टा टी इधर एफ क्रॉस डेल्टा टी कर देना तो बाकी एम डेल्टा वी रहेगा, ये तो उसी तरह एम बी एफ मनफी वी ए। तो ये जो है ना असल में एफ क्रॉस डेल्टा टी हासिल ज़रब, इसको फोर्स की इम्पल्स कहते हैं, यानी कि यहाँ से उसने इम्पल्स की तारीफ भी की है। ये अलहदा अगर इम्पल्स की तारीफ है तो ये करनी, जब एक बड़ी फोर्स एफ किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए तो इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है, ये इम्पल्स की डेफिनेशन। अब यही मसावत है ना, एफ ज़रब डेल्टा टी बराबर है एम ए, यानी कि एफ एम ए के बराबर था ना, तो एफ ज़रब डेल्टा टी, तो एम ए के साथ डेल्टा टी एम, ये एम उसी तरह ए की बजाय डेल्टा भी ओवर डेल्टा टी की ज़रब डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो बराबर किसके आ गया, एम डेल्टा वी। ये बुक में ना इधर इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ, तो अब यानी कि एफ ज़रब डेल्टा टी जो है एम डेल्टा वी, ये डेल्टा टी को इधर डिवाइड कर दे तो एम डेल्टा वी बटा डेल्टा टी आ गया, यानी कि ये एफ इसके बराबर। अब ये जो है एम डेल्टा वी तो मोमेंटम है, तो इसको डेल्टा पी लिख लेते हैं, नीचे डेल्टा टी, तो एफ किसके बराबर है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम और ये चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम मोमेंटम में तब्दीली की शरह किसके बराबर है, फोर्स के, यानी कि ये फोर्स और मोमेंटम में ताल्लुक भी पैदा हो गया। और दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ भी फोर्स को है ना, एफ इज इक्वल टू एम में, तो इधर मोमेंटम का भी ताल्लुक, तो इसकी असल यानी कि इस मसावत से हमें जो मिला है वो क्या है कि किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। ये अब लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मोमेंटम के कंजर्वेशन का असूल बयान करे और उसकी वजाहत करे। ये 2 लॉन्ग मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से लाजमन उम्मीद है कोई ना कोई आ सकता है, क्योंकि पहले 3 चैप्टर में से जो लॉन्ग आना है ना, तो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोमेंटम के कंजर्वेशन का असूल ये जो है यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसके साथ ही ना छोटी सी ये डेफिनेशन बाज़ औक़ात पूछ लेता है सिस्टम के, कुछ या का मजमूआ एक सिस्टम के लस है, और आइसोलेटेड यानी कि अलग थलग सिस्टम। अगर किसी सिस्टम की किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो उसे अलग थलग सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये अलग डेफिनेशन है आइसोलेटेड या अलग थलग। अब असल में आप लोगों ने जब लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो ये है मोमेंटम के कंजर्वेशन का असूल, ये एक लाइन लिखनी है, यानी कि अलग थलग पर कोई बैरूनी तो सिस्टम का आखिरी कुल मोमेंटम सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होता है। इसका मतलब टकराव के बाद और टकराव से पहले ये मोमेंटम जो कि m1 v1 होता है, 2 जिस्म है, तो इस तरह। अब इसको साबित कैसे करना है, सपोज ये 2 बाल ये सारा इधर तक ये लिखना है, यानी कि पेज नंबर 71 पर है, क्योंकि पहले की वेलोसिटी 0 है, जब वो उससे टकराएगा तो वो खुद साकिन हो जाएगा और दूसरा आगे चला जाएगा, तो मोमेंटम यानी कि टकराव से पहले भी तो टकराव के बाद भी वो बराबर हो जाएगा। इस तरह ये साबित कर देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQ ये पहला जो है, यानी कि इसमें ठोकर मारते हैं तो ये इसका दाल आखिरी वाला ठीक है। इस तरह कोई जिस्म एक्सीलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक उसकी हासिल फोर्स बढ़ना ना शुरू हो जाए। तीसरा कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पांचवा एक जरा जिसका मास है वेलोसिटी v से, तो उसी जीतने वाले मास एक और खड़े जरे से टकराव के बाद पहले जरे की वेलोसिटी c पर हो जाएगी। आगे मोमेंटम का कंजर्वेशन मसावी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के मुताबिक। और 9वां जो है 2 सतहों के दरमियान फ्रिक्शन काम करने के लिए आमतौर पर चिकना करने वाला मादा, ये चिकना करने वाला मादा सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है। बस इतनी सी बात है। ये जो दोनों सवाल हैं, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीली जाएगी और दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की मिसाल, ये दोनों पेज नंबर 52 पे हैं। यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ना कि फोर्स का तस्वर, बस ये आप फोर्स क्या करती है, यानी कि हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दील है, या रोकती है, या उसकी जिस्म की अद्दी कीमत तब्दील करती है, या सिमत तब्दील करती है, या फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी, यानी कि 4 पॉइंट देने, रोकती है, अद्दी कीमत तब्दील करती है, सिमत तब्दील करती है, या एनर्जी मुंतकिल। आगे जो है नो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की मिसालें उसने जो कहा है, तो ये फ्रिक्शन एक है, इसी तरह ये घसीटना वगैरह, सिर्फ इनके नाम उछाल, अमूदी फोर्स, हवा के मज़ामत तनाव, यानी कि कोई सी 5 लिख देनी है। आगे जो है तीसरा सवाल, खला में कोई शय यकसम वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के साथ वो कितने
वक़्त तक हरकत जारी रहे। बस इसका मैंने इधर जवाब लिख दिया, जब तक कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल ना करे, क्योंकि ये न्यूटन का पहला कानूनी हरकत है कि वो अपनी म्यूजिक्स वेलोसिटी से हरकत जारी रखेगा जब तक कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल ना करे। फ़ोर्स की इम्पल्स की तारीफ पेज नंबर 68 पे अभी जो एन यानी कि उसमें इम्पल्स की तारीफ बड़ी अच्छी दी हुई है ये वाली। जब एक फ़ोर्स एफ की जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है। ये इम्पल्स की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे 5वां सवाल है, जमीन पर न्यूटन का पहला कानून साबित क्यों नहीं होता? फ्रिक्शन की वजह से। बस एक एक पॉइंट का ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। 6वां सवाल, आप एक कार में बैठे, जब वो रेस्ट किया यकदम हरकत शुरू करते हैं तो आप पीछे की तरफ क्यों? उसकी वजह सिर्फ इनर्शिया की वजह से। बस एक ही पॉइंट इसका जवाब देना है। आगे यही है कि टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो हमने अहम नुकात में से ये किसी गिरते हुए जिस्म सफ़ा नंबर 73 पर है। ये किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर के हवा की मुज़ाहमती वो नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटी फोर्स के बराबर होती है, ज़ाइल कर जिस्म एक यकसम इसे टर्म में, ये जो छाता बर्दाश्त जो है इसकी मिसाल भी है। तफसीली सवालात में ये मैंने पहले भी करवाया, तीसरा और चौथा इम्पोर्टेंट है। और हिसाबी सवालात जो है इनमें से ज़्यादा ये चौथा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम दिया हुआ इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पर ये जो मिसाल है ना 3.4, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर 160 ग्राम मास, तो ये देखो पहले ही उसने 160 को किलोग्राम, यानी कि इस तरह का सवाल जो है ना वो लाजमन दिया जाता है।